वेलकम टू रामबान। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक मशीनरी की, मेटाबॉलिज्म की। आ, कुछ एपिसोड्स पहले मैंने हेल्थ के पैरामीटर्स डिस्कस किए जो मेरे हिसाब से कवर हो जाते हैं चार हेडर्स में: कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ एंड माइंड। तो मैंने एक पूरा एपिसोड किया कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर। आज मैं बात करूंगा मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर कि कैसे हम उसको हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या हमारे चीज़ें हैं उसके अंदर जिसको हमें समझना चाहिए और जिसको समझ के हम चेंज कर सकते हैं। एंड देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड टू मस्कुलोस्केलेटल एंड माइंड एज वेल। तो चलिए आज बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म। अब बिफोर आई डाइव डीपर इनटू द सब्जेक्ट, हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है अगर हमें मेटाबॉलिक मशीनरी को समझना है। पहली चीज़ तो ऑर्गन हेल्थ एक सब्जेक्ट है। सेकंड इज द बर्न। बर्न माने हम कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, वो हम लोग बर्न को ना तो समझते हैं ना समझना चाहते हैं। और उसका कारण सिंपल सा ये है, ठीक है यार, जो खा रहे हैं आप उतना कर ही रहे हैं ना बर्न, तो वाई टू गेट डाइव डीपर इनटू इट। बट द प्रॉब्लम इज दैट we are not burning what we are eating. That's why we are gaining fat. तभी मोटापा आ रहा है, तभी कुछ और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो क्रॉनिक डिजीजेस में है, चाहे वो हाई शुगर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो पैनक्रियाज की, किडनी की, कोई भी जो भी इश्यूज हैं हमारे, वो सब उसी से आ रहे हैं। तो इसलिए बर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कैलोरीज जो बर्न करते हैं उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। और मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सकता है। साइंस है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टू सब्जेक्ट्स। और दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऑर्गन हेल्थ फैबुलस है और आपका बर्न ठीक नहीं है, आप बर्न नहीं कर पा रहे ठीक से। ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बर्न बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी ऑर्गन हेल्थ ठीक नहीं है। बिकॉज एवरीथिंग इज ऑर्गन्स आर व्हाट? ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ द इंजन। तो आपके इंजन का पार्ट है। अगर इंजन के पार्ट में कोई भी हिस्सा किसी भी वजह से अगर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो द इट विल नॉट रन प्रॉपरली। और हमारी बॉडी का रनिंग मतलब क्या है? हमारी बॉडी का रनिंग है, मान लो, बर्निंग। तो एक चीज तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। वर्ल्ड ओवर, इंक्लूडिंग पॉपुलेशंस दैट इवन टुडे लिव एज ट्राइबल पॉपुलेशंस, जो जंगलों में रहते हैं या जिनको हंटर गैदरर पॉपुलेशन भी बोलते हैं, वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। अफ्रीका के जंगलों में जो गांव बसे हुए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। हमारे बड़े बड़े टाउन्स में, हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। अमेरिका भी इंक्लूडेड है, यूरोप भी इंक्लूडेड है। एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि बीइंग ह्यूमंस, हमारा एक कैप है, एक थ्रेशोल्ड है कि हम कितनी कैलोरीज खा सकते हैं, कितना खाना खा सकते हैं। ऊपर नीचे इंडिविजुअली होता है, पर ब्रॉडली स्पीकिंग इट फॉल्स इन द सेम रेंज। तो अगर मैं किसी भी काम करने वाले को देखूं, और हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं हंटर गैदरर पॉपुलेशन में घुसने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी पिट्ठू को देखेंगे जो लोगों को कैरी करता है या सामान कैरी करता है रिलीजियस साइट्स पे, तो आपको और उसकी डाइट देखेंगे तो हो सकता है वो 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खाता हो, बट ओवरऑल कैलोरीज में कितना फर्क आएगा? बहुत कम आएगा। तो वो इंसान जो आपसे 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है एक नॉर्मल कॉरपोरेट के इंसान से, फिजिकली या शहरों में रहने वाले इंसान से, वो कैसे सेम खा सकता है और उसका भी कैसे पेट हो सकता है? दैट इज व्हाट वेरी दैट्स टू मी इज इंट्रीगिंग एक्चुअली, कि उनका पेट कैसे हो सकता है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मेटाबॉलिक मशीनरी बिकम्स वन ऑफ माय
पिलर्स ऑफ हेल्थ, कि ये एलिमेंट बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको टिक करना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी। जिंदगी कितनी है ये तो हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, पर लॉन्जिविटी का जो कॉन्सेप्ट आप सुनते होगे, आप पढ़ते होगे, आजकल एक टर्म यूज होती है लॉन्जिविटी, उसका मायने क्या है? उसका मायने ये नहीं है कि आप अभी 80 साल एवरेज एज है तो आप कल को 100 साल जिएंगे, पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल, उतना दूर हमें नहीं जाना है। लॉन्जिविटी का मतलब है कि जिस भी आप एज में हैं उस एज में आप हेल्दी हैं, उस एज में आपको कितने सप्लीमेंटेशन, कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, उस एज में आपको कितनी बार डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ रहा है, उस एज में आप आर यू एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। तो ये सब फैक्टर्स हैं। सो दैट्स व्हाट लॉन्जिविटी इज अबाउट। तो मेटाबॉलिक मशीनरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, what should I call it, a parameter to keep your health in check. अब ऑर्गन हेल्थ बोले तो लीवर, किडनी, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब जो जो आप सुनते हो, जो जो आपके रिपोर्ट्स में आता है, अगर एक्सक्यूज मी कोई भी पैरामीटर कहीं हिला हुआ है तो उसके रिपरकशंस कहीं और मिलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें ये नहीं मालूम कि यार मेरे लीवर में ये नंबर ऊपर है या मेरे कोलेस्ट्रॉल में ये नंबर ऊपर है, तो मैं क्या करूं? दवाइयां अपनी जगह है और डॉक्टर्स को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, दवाइयों की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, बट आप समझिए कि दवाइयां जो हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन को ठीक करती हैं, रिपेयर करती हैं या सेटल डाउन कर देती हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, आपको स्टैटिन रिकमेंड किया, आपने दवाई लेनी शुरू की, कोलेस्ट्रॉल काबू में आ गया, यही होता है। बट क्या हमने फाउंडेशन को टच किया कि कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? नो, दवाई तो नहीं कर सकती। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? शुगर का केस ले लीजिए, हाई शुगर है, आपने दवाई खानी शुरू की एंड डॉक्टर्स आर प्रीटी ऑनेस्ट अबाउट इट कि यार आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। तो अगर हम सारी जिंदगी किसी भी चीज को करेंगे तो उसका असर कम होता जाता है, आपको डोज बढ़ानी पड़ती है, बड़ी नॉर्मल सी चीज है, हर चीज में ये अप्लाई होती है। इवन इन केस ऑफ एल्कोहल, जो लोग ड्रिंक करते हैं अगर वो याद करेंगे कब उन्होंने ड्रिंक करना शुरू किया तो दे वुड रिमेंबर, हाँ यार पहले 2-3 पैग में नशा हो जाता था, अब 6 लेना पड़ते हैं, 8 लेने पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी गेट्स अडेप्टेड टू इट। लाइकवाइज किसी को सिर में दर्द ज़्यादा होता है, सिर दर्द या कोई और बीमारी ज़्यादा होती है, वो दवाई ले रहे हैं और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद उनको वो दवाई चेंज करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्गर लेनी पड़ती है या बढ़ानी पड़ती है अगर वो सेम प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट माय प्रॉब्लम इज with metabolic machinery and the medicine per se, कि क्यों हम उसको अटेंड नहीं कर पा रहे। मेडिसिन एक मरहम है आपके ऊपर, आपको सपोजिटली कहीं चल के चोट लगती है या आपको कोई कुर्सी का कोना लगता है आपके घर में लेट से और आपको चोट लग जाती है उससे और लगती रहती है, तो आप उसके ऊपर दवाई लगाते हैं और दर्द कम हो जाता है और थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। बट जब तक कुर्सी को इधर से उधर नहीं करोगे या अपनी चाल को नहीं संभालोगे या देख के नहीं चलोगे तो क्या दवाई उस कुर्सी के साथ कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। तो लाइकवाइज हम कितनी भी दवाइयाँ खा लें, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये मेरे को देख के बहुत आश्चर्य भी होता है और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि पढ़े लिखे लोग भी समझना नहीं चाहते कि हम किसी चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। वी आर टू मच रिलाइंग ऑन मेडिसिन, विच इज़ ऑल राइट, मेडिसिन हैज़ अ रोल इन द सोसाइटी, विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव, बट उसका रोल कितना है ये भी तो समझना चाहिए हमें, कि मेडिसिन का रोल इतना ही है कि वो उसको वहाँ पे थाम ले, उसको रोक ले कि यार और ना बढ़े, बट वो बढ़ेगा, इवेंचुअली मेडिसिन के इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये ऑर्गन हेल्थ है जिसके बारे में हम जनरली यही करते हैं कि कोई नंबर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर को दिखाया हमने। सेकेंड एलिमेंट है जिसके बारे में कोई भी, हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है, हमारे पास कोई इंसान ही नहीं बैठा मार्केट में या हॉस्पिटल में जो हमें समझा पाए
कि भाई मैं कैलोरी बर्न क्यों नहीं करता ज़्यादा। क्यों हमें ये सुनने को मिलता है कि यार मैं तो 2 ही रोटी खा रहा हूँ, अब और क्या भूखा मर जाऊँ मैं। बात ठीक है कि यार मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ, 2 रोटी खा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा 10 किलो 20 किलो ओवर वेट है, या मेरा वेट बढ़ रहा है, या मेरे को सांस चढ़ रहे हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग रॉन्ग मैन? हु विल आंसर दैट क्वेश्चन? यू आस्क दैट क्वेश्चन योरसेल्फ। कौन है ऐसे मार्केट में, कौन सा डॉक्टर है जो आपको बर्न के बारे में समझा सकता है? कोई नहीं। दिस इज नॉट अ फील्ड। तो इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? कि हम समझें कि ये है क्या, हम क्यों बर्न कम कर रहे हैं, हमें क्यों अपना बर्न बढ़ाना चाहिए, और अगर हम बर्न क्यों कर रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सब फूड से रिलेटेड है और सब ऑर्गन हेल्थ से रिलेटेड है। मजे की बात यह है कि अगर मैं संक्षेप में इसको बोलूंगा तो मैं बोलूंगा यार आप ऑर्गन का ध्यान रखो और खाना ठीक खाओ, बस। है ना, कितनी बढ़िया एडवाइस, खत्म, एपिसोड खत्म। बी हेल्दी। बट डज दैट वर्क? इट हैजंट, इन माई केस एटलीस्ट। मैंने जिसको भी कुछ समझाने, मैं तो डीप भी समझाता हूँ तब भी वो समझ में नहीं आता। तो उससे वहां से मुझे समझ में आया कि नहीं यार, यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है और वो नॉलेज लोगों को देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मोटा मोटी 2 चीजें समझ में आई कि एक तो ऑर्गन हेल्थ है, एक हमारा बर्न है, हम कैलोरीज कैसे बर्न करते हैं। जैसे मैंने कहा दोनों इंटर रिलेटेड हैं, एक ठीक है एक गलत, ऐसे नहीं होता है, दोनों में कॉम्प्रोमाइज है। अगर वो ठीक नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है, उसके कारण हमारे प्रॉब्लम्स आती है। अब आते हैं फैट पे कि हम फैट को डिपॉजिट क्यों करते हैं, और जो आदमी एक बार मोटा हो जाता है वो पतला क्यों नहीं होता, और क्या कारण है उसका। चाहे वो खाना भी छोड़ दे, कुछ भी कर ले, वॉक ऐड कर ले, क्या होता है। 2 चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत ही आसान है लेकिन शायद समझ में आना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो है कि हमारे जैसे हमारे गीज़र के अंदर, एसी के अंदर थर्मोस्टेट होता है गीज़र के अंदर, राइट। तो वो एक टेम्परेचर तक जाता है और वो ऑफ हो जाता है, राइट। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारी फैट का भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। यस इट इज सरप्राइजिंग, आई नो, बट हियर मी आउट। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया लाइपोस्टैट। थर्मोस्टेट से वो लेते हुए, क्लू लेते हुए उन्होंने कहा यार इसको लाइपोस्टैट नाम रखते हैं ताकि पीपल कैन रिलेट विद इट। तो लाइपोस्टैट क्या करता है? वही काम करता है जो थर्मोस्टेट करता है टेम्परेचर के साथ। लाइपोस्टैट का मतलब ये है कि मैंने आज के दिन, मान लो मेरी बॉडी में आई डोंट नो 8-9% फैट होगा, तो मान लो 9% फैट है, तो मेरा जो लाइपोस्टैट है, मेरा जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो 8%, 9% पे है। तो लाइपोस्टैट क्या करता है कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच आई एम ईटिंग, रिगार्डलेस ऑफ दैट, इट कीप्स द फैट 9%। है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपका 35% है, सोचो, तो आप कुछ भी खा रहे हो, तो लाइपोस्टैट क्या करेगा, यार ये 35% ये तो यूं रखो इसको, तो अब बताओ कितना बचा, जितना बचा अब उसको बर्न करते हैं। let me try this again, it has to be understood, okay, hear me out। तो अब समझिए इसका कॉम्प्लिकेशन कहां पर आती है और क्यों ये जरूरी है समझना। कि मान लो मैं 3 रोटी खाता हूं 3 मील्स में, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, राइस वाइस ये सब छोड़ दो। मान लो आप एक तरह का खाना खाते हो और उस खाने के अंदर मुझे लगा कि यार मेरा वेट बढ़ रहा है, और मैंने सडनली क्या किया कि मैंने कहा यार मैं इसको ना मील को स्किप कर देता हूँ, लंच स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। अब मैंने ओवरऑल खाना तो कम खाया। अब उस सिचुएशन में मेरा लाइपोस्टैट क्या करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। he would still put 9% fat and he want to retain that, वो उसको रिटेन करेगा ही करेगा। दैट्स व्हाट इट्स रोल इज, राइट। अब आपकी सर्दी ज्यादा है सपोजिटली, तो आपके गीजर को फर्क पड़ रहा है क्या? गीजर तो उतने पे ही ऑफ होगा ना जितना उसका टेम्परेचर सेट पॉइंट है। तो जब तक आप उसको मैन्युअली, कोई इलेक्ट्रिशियन आके या कोई इंजीनियर आके उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा देगा कि यार इस पे ऑटो कट करो। एसी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। जब ठंड होती है
या थोड़ी सी हमें मौसम ठीक होता है तो हम एसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वो उसके हिसाब से कट होना शुरू हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली बॉडी के अंदर वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसको सडनली ऐसे शिफ्ट कर पाए या मैन्युअली कुछ कर पाए। इट टेक्स टाइम। उसको ब्रेक करना इज द प्रॉब्लम, उसको ब्रेक करना इज द रीजन वाई वी आर फैट, why everybody, almost 90% of the people carry fat in India. And that's the reason, because we are not able to understand कि यार ये ब्रेक कैसे होगा। इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया आपको मेरा मतलब क्या था, कि अगर हम खुद एजुकेट नहीं करेंगे तो कोई मेडिसिन हमें ठीक नहीं कर सकती। तो अगर अब क्या होता है, अब उसको समझते हैं कि जब मैंने कम खाया लेकिन मेरी बॉडी ने फैट उतना निकाल लिया। बाय द वे, फैट निकालने का मतलब ये नहीं होता कि ओनली फैट गेट स्टोर्ड, जितना फैट खा रहे हो, जो भी कुछ खा रहे हो, इट गेट स्टोर्ड एज फैट। चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो फैट है, कार्ब्स है, जो भी आप जानते हो, इट गेट स्टोर्ड एज फैट। अब अगर मेरी बॉडी ने फैट उतना ही रखा तो मेरे पास बर्न करने को कम बचा। सीधा सा हिसाब है, मैं 10 खाता था, मैंने 8 खाना शुरू किया, मेरा 4 फैट है, स्टैंडर्ड सेट है, लाइपोस्टेट है। तो पहले तो मैं जब चार को स्टोर करता था फैट को, तो मेरे पास 6 बचता था 10 में से। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, 10 टोटल है, 4 मेरा फैट में जाता है, 6 से मैं अपना दिन गुजारता हूं, एनर्जी लेता हूं। अब मैंने क्या किया, 4 मेरा फिर भी गया, और जो बाकी कितना बचा, 6 नहीं बचा, अब 4 बचा। अब उस 4 में मेरा दिनचर्या चलता है। इसीलिए हम फैट लॉस नहीं करते। कहां से करेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी ने चुपचाप, बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए 4 से काम चलाना शुरू कर दिया। दैट्स व्हाट बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर बोलते हैं उसको। उसका मतलब ये है कि जो हम पूरे दिन में जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी सांस ले रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बीएमआर में आता है। तो उसने जितने भी ऑर्गन, आपका एक और चीज आपको मैं फंडामेंटल समझाता हूं, थोड़ा सा बहुत ही आसान है, इसको बस सुन लेना। हर चीज हमारी बॉडी में, चाहे वो ब्रेन है, ब्रेन से न्यूरॉन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी सर्किटरी सिस्टम है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो पैनक्रियाज है, चाहे वो किडनी है, कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, और उसके अंदर हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, तभी तो हम जिंदा रहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमने कुछ खाया तभी कुछ हो रहा है। वी आर 37 ट्रिलियन सेल्स टुगेदर एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज वर्किंग। कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो वो जो कुछ ना कुछ हो रहा होता है उसको एनर्जी कहते हैं, और वो एनर्जी की बदौलत हो रहा होता है, और उस एनर्जी को, टोटल कंजम्पशन को, हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। अब एक तो हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब उसमें और उसमें क्या फर्क है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट तो हो गया हमारा नॉर्मल, जो हमारे लंग उसको चाहिए, ऑर्गन्स को चाहिए, सांस में चाहिए, हार्ट को चाहिए चलने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा हमारे पास 2-3 कंपोनेंट बचते हैं। आपके लिए मोटा मोटी 2 ही कंपोनेंट है। वन इज, उसके ऊपर हम ऐड करते हैं एक्सरसाइज। तो मेरा बीएमआर एक्स है, मैंने एक्सरसाइज ऐड की, प्लस एक्सरसाइज, प्लस एक मूवमेंट बेस्ड होता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसके बारे में मैंने बहुत समझाया है पहले। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एनी मोर ऑन दिस, तो आप पिछले एपिसोड्स में जाना, आई विल पुट द लिंक इन दिस एपिसोड आल्सो। तो अब ये मेरे कंपोनेंट्स हैं। तो मेरी बॉडी जब कम लेके उससे काम चलाना शुरू करती है तो क्या मुझे पता लगता है? नहीं, डायरेक्टली पता नहीं लगता है। अगर आप किसी से भी पूछोगे जो डाइट पे आया है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आपने, मेरे जैसा आदमी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है और मैंने मॉर्निंग के मील बिल्कुल स्किप कर दी सपोजिटली, तो क्या मैंने काम करना बंद कर दिया? नहीं। क्या मुझे इमीडिएटली रियलाइज होगा? नहीं। मेरा काम चलता रहेगा जैसे मैं करता हूं। दैट्स व्हाट आवर बॉडी इज ऑल अबाउट। उसको चलाना है, जैसे मर्जी चलाता है। इसलिए आप भूखे भी जिंदा रहते हैं, आप कितनी भी भूख लगे, आप फिर भी आप काम कर सकते हो, अगर आपका फोकस सारा वहां पर है, राइट? तो अब मेरा जब बीएमआर नीचे आ जाता है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ये मेरा हिपोथेसिस है, क्योंकि मैंने अब कम से काम चलाना शुरू कर दिया। जितना बॉडी को एनर्जी चाहिए थी मैं उतनी नहीं दे रहा, अब मैं कम दे रहा हूं। जब मैं कम दे रहा हूं तो मेरी बॉडी इवेंचुअली क्या करेगी? इट स्टार्ट्स फटीगिंग। फटीग आने लग जाएगा, थकान आने लग जाएगी, आपकी आउटपुट स्लो हो जाएगी,
और कहाँ असर होता है इसका? चलो ये तो एक पार्ट हो गया। अब आदमी कहता है कोई बात नहीं यार, आने दे, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ जॉब पे, आ जाता हूँ, सो जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम में भी चला लूंगा मैं, ओके फाइन। नाउ सेकंड पार्ट, आपकी नींद इफेक्ट होती है। अगर आपकी नींद इफेक्ट होती है, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम क्या है, सबको मालूम है, वो आपका बेसिकली एक चेक पॉइंट है, वो हर चीज को ठीक रखता है बॉडी के अंदर। तो कोई चीज खराब है, आपने कुछ खाई, उसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स आए, कुछ और गलत चीजें आई सिस्टम के अंदर जो हमें नहीं चाहिए, उसको क्लीन करना। कोई हमारा पार्ट डैमेज्ड है, उसको क्लीन करना। चोट लग गई है, उसको क्लीन करना। फीवर है, दैट इज अ रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर अंडर इम्यून सिस्टम, तो वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर मेटाबॉलिक हेल्थ प्लेज अ रोल। मेटाबॉलिक हेल्थ मीन्स कि मैं बिना कॉम्प्रोमाइज करे हुए मैं अपनी बॉडी को ऑप्टिमल खाना दूं, जिसके कारण मेरा ऑप्टिमल वर्क रहे जो मैं करता हूं, और मैं अच्छे से उसको कर पाऊं बिना कॉम्प्रोमाइज के। नाउ मूविंग ऑन, दो चीजें जो खास तौर पे प्रॉब्लम्स दुखी करती हैं, जहां पे हमें समझना पड़ेगा, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो व्हाई आई कीप इंसिस्टिंग ऑन दिस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वन इज शुगर। क्या प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा सोसाइटी में? हाई शुगर। सेकंड इज आई थिंक हाई कोलेस्ट्रॉल, and third could be related to liver. Uric acid is important one, and then you have got kidney issues and all that. वो चल, तो वो सब उसी का पार्ट है, वो सारे उसी के अंदर कवर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई। किस कारण से हुई? क्योंकि आपने खाना ऐसा खाया जो आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। अब ये क्यों होता है, इसका सीधा सा कारण है, जो मैं बोलता हूं, and I'm very confident about this, is that anything in excess in our body is bad. चाहे वो बादाम है, चाहे वो चाय है, चाहे वो राइस है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोक है, चाहे वो कुछ भी है, एनीथिंग इन एक्सेस, हमारी बॉडी का हर चीज के लिए एक थ्रेश होल्ड है। जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करने का मतलब ये भी नहीं होता जरूरी कि आपने ज्यादा खाया। क्रॉस करने का मतलब ये है कि आपने कुछ खा रहे हो और वो आपकी बॉडी उसको ढंग से ले नहीं पा रही है, और जब उसको ले नहीं पा रही है तो वो आपको, मान लो, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, और फिर आपका लाइपोस्टैट आपका फैट फिक्स कर देता है। आपकी कैलोरी तो बढ़ी नहीं, बिकॉज एक एज के बाद हम ज्यादा खाते नहीं है, कैलोरी हम कम करते रहते हैं, फैट उतना ही रहता है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन? ए, मोटापा, यस वी हैव दैट। टू, ऑर्गन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं कोई कोई लीवर या पैनक्रियाज या किडनी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट आता है। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। नाउ हाउ डू यू कीप एवरीथिंग अंडर द थ्रेशोल्ड? हमें क्या पता क्या थ्रेशोल्ड है हमारी बॉडी का, राइट? इसीलिए ब्लड वर्क होता है, कि ब्लड वर्क देख के आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ कम है। लेकिन वही मैं बात बोलता हूँ कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने ब्लड वर्क कराया, कहीं कमी है, आपने डॉक्टर से दवाई ली, ऑल राइट, दैट्स फाइन। बट अगर हम उसको साइमल्टेनियसली, अगर हम अपने तरीके से भी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, विच इज बाय इंक्रीजिंग द बर्न, और मैं आता हूं उस पर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या क्या ठीक कर सकते हैं, तो वही मेडिसिन, इट विल कम एज अ मेडिसिन, एज अ ब्लेसिंग, बिकॉज वो मेडिसिन भी रिपेयर कर रही है, इधर से आप फाउंडेशन को ठीक कर रहे हैं। तो व्हेन बोथ वर्क टुगेदर, आई थिंक यू विल ऑल राइट, यू विल कम आउट एज हेल्दी। Things that we can change to make this happen: फूड टाइप, कि हम खाना क्या खाते हैं, हमें क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। ये हमें भ्रम निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से कि आंवला बहुत अच्छा है, घी बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है, गेहूं के अंदर सब कुछ है, सब चीजों में सब कुछ है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप एक इंडिविजुअल हैं। हो सकता है दुनिया की सबसे अच्छी न्यूट्रिशियस फूड आपको सूट नहीं करता, एंड मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने एक पूरा एपिसोड किया है दूध के ऊपर, कि मेरे हिसाब से क्यों दूध एक अपने आप में कंप्लीट मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड है मेरे हिसाब से। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, उसके अंदर जाएंगे, कि उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, अगर ये सब का मिश्रण देखेंगे तो मिल्क स्टैंड्स आउट। तो बट
मिल्क सूट नहीं करता सबको, राइट? तो हम छोड़ देते हैं उसको. तो why are we so adamant about wheat? Why are we so adamant about, even if when we are changing wheat, what are we shifting to? Jawar, bajra, and we think that's all right? No. किसने वेट कम किया है बाजरा खा के? कुछ कोई नहीं करता है. जब आप वेट कम करते हैं तो एसेंशली 1-2 किलो जो होता है फ्लक्चुएशन में, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप कम खा रहे हैं. आप बॉडी क्या करेगी, उसने फैट भी उतना डिपॉजिट कर दिया, पर वो कहीं ना कहीं आप कम खा रहे हैं तो वो 1-2 किलो का फ्लक्चुएशन आ जाता है बस, और फिर रुक जाता है. इट डजंट वर्क. तो पहली चीज हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी होती है कि हमें ये समझना कि यार मैं ये खा रहा हूं, इसमें से मैं क्या चीज चेंज कर सकता हूं. एंड वी आर नॉट सपोज टू बी बायस्ड अबाउट इट. डोंट बी बायस्ड अबाउट एनीथिंग कि नहीं यार घी तो जरूरी है. नहीं नहीं, मैं तो इस कल्चर से आता हूं कि मेरे यहाँ तो घी खाते हैं. आते हो आप उस कल्चर से, आपके पास जीन्स भी हैं उस खाने को पचाने के लिए, बट किसी कारण से वो आपको सूट नहीं कर रहा है, so प्लीज ड्रॉप इट. देयर इज नो पॉइंट इन इंसिस्टिंग ऑन इट. आई हैव सीन सेवरल पीपल विद थिक बेलीज और अच्छे हट्टे कट्टे हैं, और वो उन्हें खाना खाने के बाद रात को दूध चाहिए. मे बी आई डोंट नो why I think that it is not helping them, because it is not clearly. आपको बीमारियां हैं, आप गोलियां खा रहे हैं किसी चीज की, पर आप उस चीज के क्योंकि क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ हमारे हाइंडसाइट में ये है कि ये अच्छा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा. वो आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ नया लेना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ यू डू इट, और यू सीक हेल्प विद अ न्यूट्रिशन कोच इफ यू कैन फाइंड वन. पहला हो गया खाना, दूसरा हो गया ऑयल. ऑयल के अंदर भी क्या होता है कि हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं ज्यादातर हमारी फैमिलीज में, और मस्टर्ड ऑयल अगेन इज जस्ट लाइक मिल्क, इज अ कंप्लीट ऑयल. इट्स फैंटास्टिक, इट्स हेल्दी. हेल्दीएस्ट कहना तो मुश्किल है, बट हाँ इन सर्टेन टर्म्स इट इज हेल्दीएस्ट बिकॉज उसके अंदर राइट कंपोजिशन है सारे फैट्स का. बट इज इट पॉसिबल कि मेरे को, सपोज करो आई एम द एग्जाम्पल, कि मेरे को मस्टर्ड ऑयल सूट ना करे या आपको सूट ना करे? यस. तो फिर क्यों बंधे हुए हैं हम मस्टर्ड ऑयल के साथ? ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है उसका सीड ऑयल. कोई भी सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, कोई भी अलग अलग तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कौन सा सूट करता है, या अगर आप थोड़ा सा पेयर कर सकते हैं कॉस्ट को, ऑलिव ऑयल. तो जब आप चेंज करते हैं तो आपको सडनली चेंज फील होगा. तो नंबर 1 इज फूड टाइप. आप देखिए आपको क्या सूट करता है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे व्हीट खाते हैं हम, रोटी खाते हैं, तो एक मील में रोटी की जगह ओट्स करके देखिए. आई नो मैं थोड़ा सा खाना ऐसा है कि वो बनेगा नहीं ढंग से किसी से, बट आई डू दैट एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली. आई मिक्स सीड्स इन इट, और बादाम, ड्राई फ्रूट डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के उसको उबाल लो बस, और खा लो. हनी के साथ ले लो, हनी हनी डाल लो उसके अंदर, मीठा भी हो जाता है. वो अपने आप में एक मील है, काफ़ी फिलिंग है. मेरे हिसाब से दैट चेंज कैन समटाइम्स वर्क एंड समटाइम्स इट मे नॉट वर्क. ऑयल, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो मेरे पिछले एपिसोड्स में आप जाइए, ढूंढिए किस में खाने के बारे में बात कर रहा हूँ, कहाँ मैं वेट लॉस की बात कर रहा हूँ. मैं हर एपिसोड में डिटेल्स आपको नहीं दे सकता कि क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए, और क्यों ऐसा करना चाहिए, क्या चीज़ें. और मैं कोई आपको क्या कहूँ मैं उसे, कि ऐसा ऐसा कुछ बता भी नहीं सकता. मैजिक कोई रामबाण नहीं है मेरे पास कि ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज इंडिविजुअल. तो कुछ लोगों को मैं दूध रिकमेंड करता हूँ, कुछ को नहीं करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कुछ को मैं रोटी रिकमेंड करता हूँ, कुछ को नहीं करता हूँ. तो इट इज़ ऑल इंडिविजुअल. तो आपको सारे एपिसोड्स कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए. सो नेक्स्ट कम द एक्सरसाइज पार्ट. अब एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड वे ऑफ इंक्रीजिंग द बर्न, कि हम कैसे उसको बर्न को बढ़ा सकते हैं. एक मैंने पिछले एपिसोड में, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ वाले एपिसोड में, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है कि कैसे हम एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम एक्सरसाइज के जरिए कैलोरीज बढ़ा सकते हैं, बर्न ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. और अगर बर्न बढ़ गया तो फैट कम ऐड होगा, लाइपोस्टैट चेंज हो जाएगा, और ये परसिस्टेंट करना पड़ेगा हमें. तो किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, आपको वेट गेन करने के लिए, आपको ओवरडोज जो है खाने की, वो कुछ दिन रखनी पड़ती है, तभी वेट गेन होता है. एक दिन में किसी का गेन नहीं होता, 2 दिन में.
तो ऐसे ही एक्सरसाइज को जब हम चेंज करते हैं या किसी भी चीज़ को, जो मैंने बताया फूड टाइप, ऑयल, तो आपको ये 2-3 हफ्ते देने पड़ेंगे उसको चेक करने के लिए कि इसका क्या हुआ, क्या असर हुआ उसका। तो एक्सरसाइज के लिए आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ वाला एपिसोड देखिए। ईटिंग टाइम भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, बट एक चीज़ बड़ी आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जिससे शायद आपको हेल्प हो सकती है। वो ये है कि जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या मॉर्निंग वर्कआउट पे जाते हैं, मैं जब वर्कआउट बोलता हूँ तो वो किसी के लिए वॉक है, किसी के लिए योगा है, किसी के लिए जिम है, किसी के लिए रनिंग है, डजेंट मैटर, खेलना है, all that comes into under the head workout exercising। तो जब आप सुबह जाते हो फॉर एग्जांपल, तो अगर अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो ऑब्वियसली यू शुड डू इट इन फास्टेड स्टेट। पर अगर आपका लेट शेड्यूल है 11-12 बजे का या और 10-11 बजे का, तो भी आपकी मर्जी है, अगर आप फास्टेड स्टेट में कर सकते हो। खाना ज़रूरी नहीं है, एक तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको भूख लगती है, क्योंकि जितना आपका मेटाबॉलिक मशीनरी हिला हुआ रहेगा उतना आपको सुबह उठ के भूख लगती है, ये भी एक पहचान है। या तो आप शाम को डिनर 6-7 बजे कर रहे हो तो नेचुरली सुबह आपको 7-8 बजे भूख लगेगी। पर अगर हमारा जो स्टैंडर्ड डिनर टाइम है विच इज़ बिटवीन 7:30 to 9:30, लेट्स से एवरेज हाउस होल्ड, उसके बाद आपको अगर उठते ही भूख लगती है तो यू हैव अ प्रॉब्लम। इट्स नॉट, दैट्स डेफिनेटली मीन्स यू आर नॉट मेटाबॉलिकली हेल्दी। आपको भूख नहीं लगनी चाहिए उठ के। तो उन लोगों के लिए जिनको भूख लगती है, बनिस्पत के आप उस टाइम पे कुछ भी ऐसा खाएं। आप ऐसी चीज़ खाइए जो आप दिन में खाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है। तो आपने फ्रूट खाया, और फ्रूट खाने के बाद जब आप एक्सरसाइज करने गए या वॉक करने गए, ये उन लोगों के लिए जो भूख लगती है, जिनको आई स्टिल इंसिस्ट कि मॉर्निंग वाला वर्कआउट हमेशा फास्टेड स्टेट में करिए, और उसी फ्रूट को वर्कआउट के बाद खाइए इमीडिएटली, या अगर आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है तो उसके बाद खाइए। अब ऐसे ही जब आपने एडजस्ट किया शाम को, जब भी आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, इवन इफ यू आर वर्किंग एट ऑफिस लेट आवर्स, तो आपका वर्कआउट क्या हो सकता है? आपके पास स्टेयर्स हैं, ऊपर नीचे चला जाइए, थोड़ा घूम लीजिए, थोड़ा हाथ स्ट्रेच कर लीजिए। अब क्या करें, अब जब कोई टाइम नहीं है आपके पास, तो यू हैव टू डू ऑल दैट। तो उससे पहले आप कुछ खा सकते हैं फ्रूट। मान लो अगर आपने सुबह नहीं खाया है और फ्रूट का टाइम है आपका, शाम का टाइम है, तो जो भी आप कैलोरी, इंस्टेंट कैलोरी फूड क्या होते हैं? हाई शुगर। अब वो तो आप लेंगे नहीं अगर आपका मोटापा है तो। हाई शुगर माने मीठा, वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, लेकिन उसका आपका डेली लाइफ में कोई रोल नहीं है, बिकॉज आप कोई हार्ड काम नहीं कर रहे हो, यू जस्ट ईटिंग। तो फ्रूट बिकम्स द अल्टीमेट चॉइस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। मे बी अगर आप कुछ अगर आपको आदत है सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने की, आई डोंट रिकमेंड इट, बट स्टिल जो भी आप कुछ करते हैं, आप उसको उस वर्कआउट से पहले करिए और उसके बाद आप वर्कआउट करिए। तो आपके क्या होगा कि जब आपने इंस्टेंट एनर्जी दी, आपके ब्लड में जब एनर्जी आई और आपकी मसल्स ने कुछ कुछ किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किया, तो वो क्या करेंगी? वो वहीं से एनर्जी ले लेंगे, बिकॉज वो एनर्जी अवेलेबल है। तो आप 0/0 रह गए कि आपने वो खा भी लिया और वो नीचे भी नहीं गया, सिस्टम में भी ऐड नहीं हुआ, फैट भी ऐड नहीं हुआ उससे, वो पहुंचा ही नहीं कहीं पर। उसने प्रोसेस किया और वो आपकी एनर्जी यूज हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन टाइम इट। जैसे मैं अपना बता देता हूँ टिपिकली, कि अगर मेरा शाम को मुझे वर्कआउट करना है या थोड़ा बहुत जो भी मैं करता हूँ, ऑल्दो आई हैव क्लिनिक इन द इवनिंग, बट मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, पर उससे पहले आई ईट क्वाइट डिसेंट अमाउंट ऑफ फूड, चाहे वो फ्रूट्स हों या कुछ और हो। तरह तरह की चीज़ें खाता हूँ मैं, आजकल मैंगोज आए हुए हैं तो मैंगो खा लेता हूँ। पर वट एवर आई ईट, उसके बाद मैं जब वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट माने जो भी लाइट वर्कआउट है, तो उसके बाद जब मैं घर आता हूँ तो माई हंगर इज सेम एंड माई आई ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड, और मैं फैट गेन नहीं करता। लाइकवाइज इन द मॉर्निंग। सो द टाइमिंग ऑफ द फूड मैटर्स, और उसके अंदर आपको सिर्फ ये मैटर करना है कि बनिस्पत के रोटी खा के आप वॉक करने जाओ, उस टाइम पे आप रोटियां छोड़ सकते हो, या आके रोटी खाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉक करके आए हो तो ब्रेकफास्ट के अंदर आप क्या क्विक फूड क्या दे सकते हो? अगेन अ फ्रूट इज़ अ वेरी गुड चॉइस, लाइक आई ऑलवेज से। उसके साथ आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। आपका पेट भर जाएगा, आप जाइए अपने काम पे, लंच तक आपको भूख नहीं लगेगी।
इट्स हाउ मेनी पीपल गेट हंग्री बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच? आई डोंट थिंक, टाइम ही नहीं होता है। बिकॉज एक तो आप काम कर रहे हैं उस समय पे, आपका माइंड एंगेज है, एंड देन यू टेक थ्रू द डे। सो एनीवे, ईटिंग टाइम पे आप ध्यान रख सकते हैं, और उसके अंदर ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं। जो लास्ट है वो कंपोनेंट है नीट का, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। और ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक जगह बैठ के काम करते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू गेट अप एवरी 15, 20, 30 मिनट्स। आप अलार्म भी लगा सकते हैं, रैकरिंग अलार्म लगा सकते हैं कि जो आपको हल्का सा, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करे ऑफिस में, बट आपको इंडिकेशन मिल जाए ना, यू स्टैंड अप। सो व्हेन यू स्टैंड अप, you you can go and fetch a glass of water or tea or coffee, whatever you want, but you can also just stand up and just take a walk. It's all right, no matter how much busy you are on your laptop or computers, what kind of excel you are preparing, whatever you are preparing, that getting up and sitting down will not disturb it. तो कितने भी फोकस जो आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सम अप करता हूं। वाई वी नीड मेटाबॉलिक हेल्थ? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। उसके बिना हम हेल्दी नहीं रह सकते। चाहे आप मैराथन भाग रहे हैं पर आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी ठीक नहीं है तो यू आर नॉट हेल्दी, समवेयर इट विल कम, इट विल सरफेस। Secondly, metabolic machinery can be divided in 2 parts. One is the organ health, one is the calorie burn part, कि आप कितना बर्न करते हो। Both are imbibed into each other. अकेला कोई स्टैंड नहीं करता है, तो दोनों ठीक हैं तभी काम चलता है। नंबर 3, हमने बात की ब्लड वर्क की और मेडिसिन की, कि अगर आपने ब्लड वर्क कराया है, उसके अंदर आप डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी तो वो मेडिसिन लीजिए, बट साइमल्टेनियसली जो मैंने बाकी चीज़ें बताई, आप बर्न का भी ध्यान रखिए, अपने खाने का भी ध्यान रखिए। तो इस सब चीज़ों के साथ आप कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। चौथा, हमने डिस्कस किया कि फैट का कॉन्सेप्ट, कि लाइपोस्टैट क्या है, इसलिए हम फैट कम नहीं कर पाते। फ्रस्ट्रेट मत होना, उसका तरीका यही है कि उसको आप कांस्टेंट थ्रस्ट दीजिए, और वो कांस्टेंट थ्रस्ट लगातार होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन आपने कुछ किया फॉलो, 2 दिन नहीं किया और फिर 3 दिन किया, बॉडी गेट्स अडैप्टेड टू इट। तो अगर आप लगातार कम खाएंगे तो लाइपोस्टैट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक वो कम पे चलेगा, एनर्जी चाहिए। और आई डोंट recommend that aspect unless you are overeating. अगर आप ओवर ईट करते हैं तो ऑफकोर्स यू हैव टू ईट लेस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ओवर ईट, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। बट if you increase the burn, then lipostat has to refix your threshold. उसको फैट को कम लाना पड़ेगा, and that's how we do it. So if my example, for example, I was at, let's say, 9.5% fat, and if I were to bring that 9.5% to 8.5%, सिर्फ 1% फैट कम करना था मुझे, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ा उसके लिए, और यही सब करना पड़ा। कहीं कैलोरी बर्न बढ़ाया, मैंने कैलोरीज भी बढ़ाई, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट कैलोरी बर्न बढ़ाया और मूवमेंट बढ़ाई, वो सब जो मैं डिस्कस किया वो सब किया मैंने। उसके बाद मैं उसको 8.5 पे ले आया। फिर हमने बात की कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। पहला मैंने बताया आपको मेटाबॉलिक मशीनरी के लिए फूड टाइप, कि हम क्या खाना खा रहे हैं। आप बायस्ड मत होइए, किसी भी चीज़ को लेके बायस्ड मत होइए। खाना ऐसी चीज़ है, हो सकता है किसी के लिए वो निर्वाण है और किसी के लिए वो पॉइजन है, पॉसिबल है, and we all understand that anything in excess in our body is not good, whether it is dry fruits or milk or anything else. आपको आपका एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, और उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि जब आप खा रहे हैं तो आप देखिए ब्लोटिंग हो रही है या क्या हो रहा है आपको, व्हाट इज हैपनिंग, ये आप खुद भी गेज कर सकते हैं। तो उसके बहुत तरीके हैं, वो आप बाकी एपिसोड्स देखेंगे आपको समझ में आएगा। फूड टाइप, सेकेंड इज ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑयल को चेंज कर सकते हैं, करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एक ही ऑयल खाते आए हैं, ऑयल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट विल काइंड ऑफ रिपेयर योर सिस्टम। एवरी ऑयल इज गुड, सीड ऑयल्स आर वेरी गुड। आप कोई रिसर्चेज हैव प्रूवन दैट कि सीड ऑयल्स में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप सीड ऑयल्स ही ले रहे हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, आप ले ही वो रहे हैं, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि आप 100 साल तक वो ले सकते हैं। कई बार अगर आपको प्रॉब्लम आ गई तो आप चेंज कर लीजिए उसको। फूड टाइप, ऑयल, एक्सरसाइजिंग के बारे में मैंने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में कवर किया। ईटिंग टाइम मैंने आपको समझाया कैसे हम उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नीट, विच इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। सो आई होप दिस एपिसोड मेक सेंस टू यू। आई नो इट इज लेंथी, बट
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पुट फॉरवर्ड. आई विल बी glad to answer those questions. Thank you very much. बने रहिए रामपान के साथ for new insights on